रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में तुम्हें इतनी चीजें तो समझ में आ गई है कि देयर इज सेंसर, सेंट्रल कंट्रोलर, इफेक्टर्स। सेंसर से सिग्नल ट्रांसफर होगा सेंट्रल कंट्रोलर को, एंड कंट्रोलर उसको प्रोसेस करके देन सिग्नल को ट्रांसफर करेगा इफेक्टर्स को। और एज ए जो भी ये सेंसर, जो भी ये एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, उस एक्टिविटी के रिस्पॉन्ड में फीडबैक मैकेनिज्म, क्लियर, वो रिस्पॉन्स होगा। ये सिंपल सी चीज हमें देखनी है। कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये निगेटिव होगा। पॉजिटिव एंड निगेटिव इन द सेंस, जब मैं तुम्हें कहूँ कि ब्रीदिंग करना है तो ब्रीदिंग इसमें आ जाएगा पॉजिटिवली, क्लियर। ब्रीदिंग नहीं, इन एक्सहेल वाले प्रोसेस को करना है, रोकना है, मतलब एंट्री को कम ज्यादा करना है, तो दैट इज निगेटिव। बट अभी देखते हैं वन बाय वन, जो थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताना था। तो ये तो हो गया कैमोरिसेप्टर, पल्मोनरी रिसेप्टर, दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेच, वॉल्यूम से रिलेटेड रहेगा। ये नेम ही इंडिकेट कर रहा है केमिकल से रिलेटेड रहेगा। केमिकल में आपको ध्यान में रखना है H+ आयन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, क्लियर। देन CO2 का कंसंट्रेशन मायने करता है, ये हायरार्की बता रही हूँ, ये नोट कर लेना। H+ आयन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, CO2 आयन, सॉरी CO2 गैस, देन ऑक्सीजन गैस। ओके, ये हायरार्की रहेगी। अगर तीनों आता है और तब तुम्हें प्रायोरिटी देनी है तो यू शुड गो फॉर दैट। ओके, लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व करने में अब ये छोटी सी बात तुम्हारा हेल्प करेगी। नहीं आया टू द पॉइंट और कुछ ऐसा लग रहा है कि दो दो ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन उसमें लॉजिक लगानी पड़ेगी, कहीं तो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट में तुम मिसिंग कर रहे हो। दो में से कोई एक ही सही है, जब तक वो ऑप्शन नहीं कहता है कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, या फाइंड आउट द टू ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन भी पहले आते थे। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए आप जा सकते हो, बट जब तक नहीं है ऐसा, तब तक एक ही आंसर करेक्ट है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखो। सबसे ज्यादा केमोरिसेप्टर सेंसिटिव है, H+ आयन को सबसे ज्यादा सेंस कर रहे हैं, देन CO2 को, देन ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन एकदम मतलब निग्लिजिबल, बहुत मतलब बहुत इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन सेंस कर रहा है इसको। ओके, और CO2 को, ब्रेन की बात करें तो ब्रेन कभी भी CO2 को CO2 से नहीं सेंस कर रहा है, ब्रेन सेंस करेगा H+ आयन के कंसंट्रेशन से। पर H+ आयन का कंसंट्रेशन इंडिकेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3 का फॉर्मेशन, फिर कार्बोनेट आयन बनेगा और H+ आयन। तो H+ आयन का इंक्रीज अमाउंट केमोरिसेप्टर सेंस कर लेंगे, कल भी किए थे इस पे बात। और एट्रियल में अगर आप बात कर रहे हो, मतलब जो ब्लड की सप्लाई जा रही है, उस ब्लड की सप्लाई में केमोरिसेप्टर सेंस करना है। एक तो वो केमोरिसेप्टर की कैटेगरी क्या हो गई, पेरिफेरल केमोरिसेप्टर, क्लियर। डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। H+ आयन को भी डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, CO2 को डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन H+ आयन के थ्रू कर रहा है, क्लियर। यहाँ जो ये लूप बना हुआ है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ध्यान रखना इसको, ये गलती होता है। CO2 को H+ आयन कंसंट्रेशन से डिटेक्ट कर लेगा, एंड ऑक्सीजन से भी डिटेक्ट करेगा पेरिफेरल केमोरिसेप्टर। तो ऑक्सीजन का लेवल हाई है, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि इनहेलेशन हुआ होगा, क्लियर। अब स्ट्रेच स्ट्रेच पूरा मतलब जो आपकी लंग्स कैविटी कह लें हम, या पल्मोनरी कैविटी कह लें, वो पल्मोनरी कैविटी पूरी फिल ऑफ ऑक्सीजन से होगी, और उसके बाद ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ होगा ब्लड में, एंड ब्लड में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हाई चल रहा होगा, अगर हम हाई ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो उस टाइम में ऑब्वियसली वो इनहेलेशन के बाद की स्टेप होगी, चल रही होगी, क्लियर। और लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है 60 mmHg से लो अमाउंट है ऑक्सीजन का, तो इट इंडिकेट्स कि ऑक्सीजन को लेना है, ठीक है। तो वेंटिलेशन इंक्रीज होगा, तो एट द एंड देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स में तुम्हें क्या दिख रहा है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर वेंटिलेशन को इंक्रीज करेगा, समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज रिलेटेड टू दिस सिस्टम, ठीक है, उससे ये सिस्टम इन्फ्लुएंस हो रहा है। ऑक्सीजन का अमाउंट कम है या ज्यादा है, कम जाएगा तो केमोरिसेप्टर, वो भी पेरिफेरल केमोरिसेप्टर, सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल, एकदम टू द पॉइंट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का याद रहता है, H+ आयन में कंफ्यूजन होती है, एंड
जो आपको पेरिफेरल वाला कंपोनेंट एक कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ कि CO2 भी सेंस कर सकता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी सेंस हो सकता है पेरिफेरल केमोरिसेप्टर से, क्लियर। एंड देन इनसिग्निफिकेंट है, बहुत लो अमाउंट में, बहुत लो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, मतलब उसका डायरेक्टली मतलब है कि CO2 ज्यादा है, और CO2 ज्यादा है तो इसी को जब सबसे पहले सेंस कर रहा है, तो केमो रिसेप्टर तो H+ आयन को सेंस करके ही रिस्पॉन्स दे देगा कि ब्रीदिंग ब्रीदिंग लेनी है, मतलब इनहेल करना है, तो वेंटिलेशन इंक्रीज हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप। तो जब ये स्टेप सही से चल रहा होगा तो ये प्रोसेस तो कर रहे हैं, ये भी सिग्नल भेज रहे हैं, दे आर सेंसर्स, दे आर कैपेबल ऑफ सेंडिंग द सिग्नल्स, लेकिन रिस्पॉन्स के लिए इसका ही सिग्नल काफी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब MBBS में जब इसको पढ़ोगे तो तुम्हें यहाँ पे पूरा नर्वस सिस्टम, नर्व्स जैसे इन्वॉल्व हो रही है, उन चीजों में फिर इनको हायरार्की वाइज देखोगे, फंक्शनल देखोगे। तो इस स्लाइड से आपको कैमो रिसेप्टर्स के टाइप याद रखना है, किसको किसको सेंस करते हैं ये याद रखना है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, क्लियर। एंड वेंटिलेशन इंक्रीज होने की ये कंडीशन दी है, तो ऑब्वियसली वेंटिलेशन डिक्रीज की तो कोई अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हाँ वो पल्मोनरी कैविटी स्ट्रेच रिसेप्टर से ही होगी, कि जैसे क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड में गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्लियर, तो केमो रिसेप्टर वर्क करेगा। और ब्रीदिंग को रोकना है, मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर वहां पे वर्क करेंगे जब पल्मोनरी कैविटी पूरी फिल रहेगी, एक लिमिट तक फिल होगी तभी स्ट्रेच रिसेप्टर तक सिग्नल जाएगा। जब वो लूज है, जब वो एम्प्टी है, तो वहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच मतलब स्ट्रेच आने पे जो रिसेप्टर एक्टिव है, क्लियर है। फिर एक नोट्स जरूर बनाना एरोटिक का और कैरोटिक और एरोटिक और कैरोटिड का, क्लियर। लोकेशन इनकी ध्यान रखो, कैरोटिड बॉडी कैमो पेरिफेरल कैमो रिसेप्टर में दो याद रखना आपको, कैरोटिड बॉडी और एरोटिक बॉडी, क्लियर। बॉडी पे ही जो रिसेप्टर होंगे, मतलब ऐसे सेट ऑफ सेल्स है जिनके पास रिसेप्टर प्रेजेंट है। These are the carotid body and erotic bodies. They sense the PCO2, PO2। ये भैया ये P को कोई भी फॉस्फोरस मत कर लेना, बार बार हम ये बात बताते हैं, पार्शियल प्रेशर है ये, कैपिटल में लिखेंगे या स्मॉल में लिखेंगे। अब यहाँ पे एकदम बराबर लिख दिया है तो कोई ध्यान रखना जरूर, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड pH ऑफ द ब्लड। pH ऑफ द ब्लड को सेंस करना मतलब H+ आयन को, एक ही बात है, घुमा के पूछ लेगा, ठीक है। H+ आयन इंक्रीज हो रहा है मतलब pH डिक्रीज हो रहा है, एसिडिक pH होगा। दे आर कनेक्टेड टू द रेस्पिरेटरी सेंटर्स वाया 9th and 10th नर्व्स। तो अब ये आ गई आपकी क्रेनियल नर्व्स। 10th क्रेनियल नर्व का पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम में आ चुका है, दे आर क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। 10th क्रेनियल नर्व्स को बोलते हैं, बताओ किसी को याद है? एक नर्व का नाम मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम, रिप्लाई फास्ट करना, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। क्रेनियल नर्व 9 आ गया यहाँ पे, और क्रेनियल नर्व 10 आ गया। 10 ऑलरेडी आ चुका है तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज वैगस नर्व। वैगस नर्व नर्वस सिस्टम में आएंगे पूरे, जो आता जा रहा है उसको तुम कनेक्ट करके याद रखो बस। और 9th वाली हो जाती है ग्लासोफेरेंजियल नर्व। ग्लासोफेरेंजियल नर्व, ग्लासोफेरेंजियल नर्व, क्लियर है, ठीक है। तो 9th और 10th जो है नर्व, वो इन बॉडी से सिग्नल को ले जाती है। अब ये आया हुआ क्वेश्चन है, दैट्स वाई यहाँ पे आप मार्क कर लेना कि 9th नर्व जो है वो कैरोटिड बॉडी से सिग्नल को ले जाती है, एंड 10th जो है मतलब वैगस नर्व जो है वो एरोटिक बॉडी से सिग्नल ले जाती है। इट मीन्स मतलब क्रेनियल नर्व की 10th नर्व आपके एरोटा से, एरोटा पे है उसका नर्वस सिस्टम का कंट्रोल, एंड क्रेनियल नर्व की थर्ड मतलब ब्रेन से निकलने वाली नर्व सारी क्या है, क्रेनियल नर्व। उसमें 9th नर्व कहाँ से कंट्रोल कर रही है, कैरोटिड से। एंड कैरोटिड आर्टरी
नेम से ही चलते चलते हैं, ठीक है, सब एक साथ थोड़ा सा रिलेट कर लेना। कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी है जो कि आपकी ब्लड ले जा रही है हार्ट से, ब्रैकेट में लिख लेना, हार्ट से ब्रेन की तरफ। इज इट क्लियर बच्चा? ये वाली इंफॉर्मेशन समझ में आई तुम लोग को सबको? ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट हाँ या ना भेज दो, फिर हम आगे बताते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ये ब्लड में प्रेजेंट, क्योंकि ये पेरिफेरल है, तो तीनों तरीके से ये सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तीनों तरीके से सेंस कर रही है, मतलब ये H+ आयन को भी सेंस कर रही है, पीएच को सेंस कर रही है, एक ही बात है, और CO2 को सेंस कर रही है, एंड ऑक्सीजन को सेंस कर रही है। तो 1 2 3, क्लियर? अब ये तीनों कैसे सेंस हो रहा है? जब ब्लड यहाँ से पास हो रहा है बेटा, हम लोग को एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट ध्यान में ही रखना है। मैं ये सब इरेज कर रही हूँ, ये लिख लिया है तुम लोगों ने नर्व्स का नाम, ग्लैसोफेरेंजियल नर्व्स एंड वैगस नर्व, नोट डाउन कर लिया? वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनना, क्योंकि नर्वस सिस्टम सबसे लास्ट में है, तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है बेटा, एक चीज ध्यान में रखो कि हर चैप्टर, हर फिजियोलॉजी के लास्ट में तुम्हें रेगुलेशन पढ़ना है। जस्ट ऐसे ही बिना पढ़े ही कभी सारे फिजियोलॉजी के चैप्टर के लास्ट के पोर्शन को देखो, सब में रेगुलेशन तुम्हें मिलेगा, और लास्ट में आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो इस तक पहुंचने के पहले ही आप इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें पढ़ रहे हो, तो उसको एकदम ध्यान से समझते चलो, फिर वहां पे कंबाइन कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बात क्या हम कह रहे थे कि जब ब्लड यहाँ से फ्लो होगा, तो ब्लड फ्लो होने के लिए हमें पता है हमारे पास एक 4 चैम्बर बढ़िया वाला हार्ट है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में, लंग्स से आता है हार्ट में, एंड देन हार्ट से फिर जाता है बॉडी में, एंड बॉडी से फिर आता है लंग्स, हार्ट में, एंड हार्ट से फिर जाता है लंग्स में। तो एक ब्लड तुम कहीं से भी ले लो, अगर जस्ट सपोज यहाँ से ले रहे हो आने से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने से, तो यहाँ से वो उसने सर्कल अपनी स्टार्ट की, क्लियर हो गया लंग्स में, एंड लंग्स से ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, वो आया हार्ट में। अब चैम्बर वगैरह बाद में बताएंगे, ठीक है बेटा, समझना है बस, हार्ट में आया, देन हार्ट से फिर गया बॉडी में, एंड बॉडी से फिर आया हार्ट में। अब जाके उसका एक पूरा पैसेज कंप्लीट हुआ, एक रास्ता कंप्लीट हुआ। तो जस्ट जिस टाइम वो ऑक्सीजन लेके आया, आने वाला चीज डायरेक्ट बॉडी में नहीं जा सकता था, इसलिए वो हार्ट के अंदर आया, और नीचे वाला वेंट्रिकल वाला जो चैम्बर है उससे एरोटा निकलती है और ब्लड बाहर बॉडी के जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द आर्क, ये सबसे मोटी आर्टरी होती है, एंड यही आर्क इस यहाँ पे रिसेप्टर है। अब जब भी ब्लड यहाँ से पास ऑन करेगा, तो रिसेप्टर, जैसे तुम्हें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में रिसेप्टर्स दिख रहे हैं बढ़िया वाले, उससे यू कैन रिलेट कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ CSF के लिए है ये इमेज, सब जस्ट सपोज ये रिसेप्टर यहाँ होते हैं, तो ये ब्लड से सेंस कर लेंगे, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से वो किस अमाउंट में ऑक्सीजन, CO2 और H+ आयन वहां पे ट्रेवल कर रहा है, इसको वो रिलेट कर सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो नर्व्स देखा हमने, कैरोटिड बॉडी, एरोटिक बॉडी, दीज आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल रिसेप्टर की बात नहीं हो रही है, मतलब कैरोटिड आर्टरी में है और एरोटा में है, और एरोटा में भी आर्क ऑफ एरोटा है, जो मतलब एरोटा तो यहाँ से पूरी आगे जब तक ये बाइफर देखो यहाँ से निकल रहा है, एरोटा से ही ये निकल रही है, जो कैरोटिड ऊपर की तरफ जाएगी, पल्मोनरी निकलेगी, खुद कोरोनरी निकलेगी, हार्ट को भी सप्लाई चाहिए, तो यहीं पे जितने ऑर्गन है उसको सबको ये सप्लाई देने के बाद फिर आगे जाएगी आपके गैस्ट्रो मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की तरफ, लीवर की तरफ, एवरी पोर्शन, क्लियर? तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे जब ब्लड निकलेगा तो अच्छे खासे प्रेशर से और फुल्ली ऑक्सीजनेटेड पूरा कंटेंट लेके निकल रहा है, तो यहीं पे इसकी चेकिंग हो जा रही है कि ये इसमें CO2 का लेवल कितना है, इसमें H+ का लेवल कितना है, इसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ठीक। When there is increase in PCO2, decrease PO2, एक ही बात है, मैंने इसलिए बोला था कि अगर CO2 के इंक्रीज अमाउंट को वो सेंस कर ले रहा है H+ आयन को, तो उसको नीड नहीं है कि वो ऑक्सीजन के लो लेवल को चेक करे, क्लियर? और डिक्रीज PS, तो ये तीनों एक बात है, एक जगह लिख लेना बेटा, तीनों एक ही कंडीशन में,
किसी भी तरीके से क्वेश्चन करेगा, नर्वस सिस्टम तीनों को एक डायरेक्शन में ही देख रहा है। दे आर स्टिमुलेटेड, मतलब इनको स्टिमुलस मिलेगा, ये सेंसरी रिसेप्टर सेंस कर लेंगे, एंड लीड टू स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर? ठीक है, ये वाला काम हो गया, और इन्होंने सिग्नल दे दिया यहाँ। आगे चले, अब ये तो हो गया आपका पेरिफेरल वाला। क्लियर? सेंट्रल वाला हमें पता है कि सेंट्रल वाला मेडुला के नीचे, मेडुला में ही है, लेकिन मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के नीचे है, और वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू सेंस करेगा। देखते हैं अभी। फिर हमने बताया तुम्हें ब्रेन स्टेम, ये पार्ट जो होता है ये आपका ब्रेन स्टेम में आ जाता है, एंड दिस इज द पॉन्स एंड मेडुला। तो यहाँ मेडुला में आपका है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एंड पॉन्स में है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, और इसके नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। उस दिन जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ओपनिंग है क्या कहीं, तो ये देखो, ये ओपनिंग नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी, पृथ्वी तुमने आंसर दिया था ना कि पीछे के साइड भी ओपनिंग है, नहीं, स्पाइनल कॉर्ड आपकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जाने वाली कॉर्ड है। ठीक है, डॉर्सल हॉलो कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो नर्व दोनों एक साथ डेवलप हो रही है एम्ब्रियोनिक में, और अंदर की तरफ आपका नर्वस सिस्टम आ जाएगा, एंड बाहर की तरफ आपका वर्टिब्रल कॉलम जाएगा, एंड उसके बाद फिर वो आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पार्ट बनेगा। तो पॉन्स मेडुला की लोकेशन एकदम नहीं भूलना है, रिदमिक सेंटर कहाँ है, ये सब क्योंकि एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, तो वहां से तो आपको कोई मिस्टेक करनी ही नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ब्रेन स्टेम वाली पार्ट है, ध्यान रखो, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, कंट्रोल ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का भी यहाँ से रिलेटेड है। क्लियर? अब सेंट्रल कैमोरिसेप्टर को थोड़ा सा समझ लो। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया इन द ब्रेन स्टेम। देखो ब्रेन की ना स्पेसिफिसिटी बहुत हाई है बेटा, ठीक है, तो ऑलरेडी एवरीथिंग इज स्पेशलाइज्ड। आपको याद है ना वो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन प्लांट में पढ़े थे, तो उसी तरीके से जाइगोट एम्ब्रियो टाइम में तो सब ऐसे ही है, एक जैसे, लेकिन फिर डिफरेंशिएट हो रहे हैं तभी तो वो बन रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बन रहे हैं, तो इसलिए है तो स्पेशलाइज सभी, लेकिन ब्रेन की अपनी एक स्पेसिफिसिटी और थोड़ी हाई लेवल की है। दैट्स वाई बेटा आज तक स्टडी भी 2 से 3% ही हो पाई है अभी तक ब्रेन की। इट इज स्पेशलाइज्ड एरिया इन द ब्रेन स्टेम सिचुएटेड, कौन सा एरिया, सेंट्रल कैमोरिसेप्टर कहाँ होगा उसकी बात हो रही है, सिचुएटेड इन द वेंट्रोमेडियल एस्पेक्ट ऑफ द मेडुला नियर द ओरिजिन ऑफ 9th and 10th नर्व। दैट्स वाई 9th और 10th नर्व सिग्नल लेके आ रहे हैं। लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको शॉर्ट करके अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ये देखो ये बस समझाने के लिए है, ये पढ़ोगे एमबीबीएस का पोर्शन है ये, 9th and 10th नर्व। क्लियर? सेंट्रल कैमोरिसेप्टर एरिया यहीं पे रहेगा। इट इज अ सेपरेट एरिया। अब ये क्वेश्चन आता है, इज इट अ पार्ट ऑफ रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर? नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्लियर? इट इज अ सेपरेट एरिया नियर द मेडुला, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है और उसको मार्क करके रखना है। इट इज अ सेपरेट एरिया फ्रॉम द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बट कनेक्टेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर। क्लियर? कनेक्टेड रहेगा तभी तो बेटा सिग्नल दे रहा है ना, सिग्नल तो यही लेके आ रहा है। सेंट्रल कैमोरिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है। क्लियर? आर नॉट स्टिमुलेटेड बाय हाइपोक्सिया। दैट्स वाई मैंने बोला कि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को तो सेंस ही नहीं कर रहा है, कम ज्यादा की बात ही नहीं, निग्लिजिबल की भी बात नहीं है, सेंस ही नहीं करेगा। देखा आपने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाले इमेज में, द न्यूरॉन्स हियर कैन सेंस। अब ये वाला पैराग्राफ आप लिख लेना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, पूरा ही लिख लोगे तो टू गुड है, नोट से बना लेना। The neurons here can sense the change in H plus ion concentration in the brain interstitial fluid, which is in equilibrium with the H plus in cerebrospinal fluid. अब देखो ये ना थोड़ा सा मैकेनिज्म है, यहाँ पे करेंगे इस पे भी बात जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ाएंगे। अब तुम ये कह सकते हो कि मैम H प्लस आयन कंसंट्रेशन तो और भी बहुत सारे रिएक्शन है जहां से बढ़ सकते हैं ना, यही कैसे पता चलेगा कि ये H प्लस आयन आपका कार्बोनिक एसिड वाला है?
आ सकता है माइंड में, आना भी चाहिए, शायद आया भी होगा, पूछते नहीं हो क्या बात है, पता नहीं। मेरे को तो आ जाता अगर मुझे ऐसे कहा, तो H प्लस आयन का क्या सिर्फ यही सोर्स है? मैम आप तो कभी कहती हो कि 2000 रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं, फिर आप कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सा H प्लस आयन है? कभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि एटीपी यहाँ पे आए, तो तुम लोग एटीपी एकदम एग्जैक्ट काउंट निकाल रहे थे, तब मैंने बोला H प्लस आयन का हमेशा ऐसा थोड़ी ना है, यही वाला एटीपी यहाँ यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है ना, मॉलिक्यूल कहीं से भी किधर ट्रेवल कर सकता है। बट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मैकेनिज्म बड़े स्ट्रांग है बेटा। ये H प्लस आयन वही H प्लस आयन है जो कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन से आ रहे थे, और डिफ्यूजन से आने के बाद जो फ्लूइड है वहां प्रेजेंट, उस वाटर के रिएक्ट करने से कार्बोनिक एसिड बना के कार्बोनेट में कन्वर्ट होके H प्लस आयन फॉर्म हो रहे हैं। दैट्स वाई ये H प्लस आयन को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से जो अटैच्ड केमो रिसेप्टर है वो सेंस करेंगे रिलेटेड टू ब्रीदिंग। ठीक है, मन में आया हो तो भी ठीक है, नहीं आया है तो भी ठीक है, समझ लो। H प्लस आयन के और भी सोर्स हो सकते हैं, बट वहां पूरा प्रॉपर रिएक्शन हो रहा है, दैट्स वाई ये H प्लस आयन कंट्रीब्यूट करेंगे। When H plus ion increases, it causes the stimulation of breathing. ठीक है, stimulation of breathing. CO2 from blood cannot pass the blood brain barrier, जो आपका CSF है, ठीक है, blood brain barrier, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। और बहुत सी चीजें इसमें हम अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में भी, नर्वस सिस्टम में, CSF पढ़ते वक्त भी, ब्रेन पढ़ते वक्त भी इस बैरियर की बात होगी so easily. Therefore, CO2 does not influence the activity of these receptors directly, but do so by the producing H plus ions. ठीक है, कोई क्वेरी है यहाँ से? CO2 डिफ्यूज हुआ सिंपल डिफ्यूजन से, सेरेब्रोस मतलब आर्टरी से ब्लड की सप्लाई कैपिलरी से जा रही है, अब कैपिलरी की लेयर आ जाएगी एंडोथेलियम से, वहां से देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे कोई लेयर नहीं है, ठीक है, दिस इज फ्लूइड। कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या कंपोजिशन है, सब नर्वस सिस्टम में अच्छे से बात करेंगे। इस फ्लूइड में CO2 डिफ्यूज हो गई, ऑक्सीजन को ये डिफ्यूज नहीं करेगा, ऑक्सीजन को ऐसे डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं करेगा, CO2 डिफ्यूज हो गई, CO2 वाटर से रिएक्ट की, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट आयन H प्लस आयन को सेंस किया, न इसको सेंस किया है, न इसको सेंस किया है, न इसको सेंस किया है। ठीक है, तो कभी भी तीनों ऑप्शन में दिया है और चौथा भी दिया है, तीन ये दिया है, तो तुम्हें पढ़ने में ऐसा लगेगा कि हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड सेंसेस द केमोरिसेप्टर, ठीक है, क्या, या यू कैन से कि केमोरिसेप्टर सेंसेस द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यस, करेक्ट लग रहा है, बनता तो है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड केमोरिसेप्टर सेंसेस द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन CSF, ये भी करेक्ट लग रहा है। थर्ड दिया हुआ है कि सेंसेस H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, ये भी करेक्ट लग रहा है। फोर्थ दे दिया ऑल करेक्ट। तो लग रहा है और होने में फर्क है, यहाँ तक तो सभी हैं, तीनों हैं, CO2 भी है, कार्बोनिक एसिड भी है, कार्बोनेट आयन भी है, H प्लस आयन भी है, लेकिन विच वन इज सेंसरी, कौन स्टिमुलेशन कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो H प्लस आयन इज द स्टिमुलेटर है, क्लियर है? इसी को बोल रहे हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कैपिलरीज के और CSF के बीच में बैरियर बनाता है, उसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, और इसका बहुत रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूरोग्लिया भी इससे चेक करके ही फूड को लेगी, ऑक्सीजन भी इससे चेक होके ही न्यूरॉन्स तक जो भी चाहिए सप्लाई, वो तो चाहिए ना, लिविंग सेल्स है, तो सारी चीजें यहाँ से बढ़िया कोऑर्डिनेटेड वे में जाएगी, दैट्स वाई ब्लड ब्रेन बैरियर है। आपकी कोई भी ड्रग्स आपके ब्लड में डिजोल्व हो गई है, उसका सारे ड्रग ऐसा नहीं है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर उनको पहुंचने देगी ब्रेन में, दैट्स वाई वो नीचे जहाँ पे जिस पोर्शन में उसको वर्क करना है वो वहां पे वर्क करेगी। ब्रॉडर एरिया है, करेंगे अपन इसके बारे में नर्वस सिस्टम में बात, क्योंकि मेरा तो क्या मेंटल डिसऑर्डर पे ही तो मैंने PhD किया ना, ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे, मेंटल नहीं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलना ज्यादा करेक्ट रहेगा, मेंटल तो इमोशनल से चला जाता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर पे जो मेरा स्टडी है उसमें ब्रेन का ही स्टडी किया हुआ है, डिजीज का, दैट इज रिलेटेड टू, जो तुम्हें बताया भी हुआ है क्लास में कि पा मूवी में अमिताभ बच्चन का जो एक कम एज में ही जो तुम्हें एज 80 इयर्स का सिम्टोमेटिक दिख रहा है, ठीक है, वो न्यूरो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो बात करेंगे इन सब चीजों पे उस टाइम में। नाउ फिर से, ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर कहाँ है? मेडुला में प्राइमरी है, एंड पॉन्स में इसको कंट्रोल करने के लिए न्यूमोटैक्सिक है, क्लियर?
अब यहाँ से निकल रही है आपकी 9th और 10th, दे रही एफेक्टर्स एफेक्टर्स रिस्पॉन्स आ रहा है जो इधर की तरफ आ रहा है, दैट इज एफेक्टर रिस्पॉन्स। किस पे वर्क कर रही है? डायफ्रैग पे, इंटरकोस्टल मसल पे। इंटरकोस्टल मसल्स में आपकी आ भी जाएंगी फिर, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ। क्योंकि यहाँ पे अभी आप देख रहे हो क्या रिस्पॉन्स की वजह से आपको कैसा रिस्पॉन्स देना है, तो दोनों तरीके से आ सकता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट दोनों आ सकता है। क्लियर? अभी एक ध्यान रखना है फ्रेनिक नर्व, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इससे आएगा फीडबैक वाला। क्लियर? फिर आपको कभी भी आप ब्रीदिंग पढ़ रहे हो तो हार्ट का कंट्रीब्यूशन भी ध्यान में रखना है, एंड ब्रेन में जो आपके विलिंगनेस से आ रहा है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर, carbon dioxide increases in blood act as directly on medulla center by causing a drop in pH of CSF, जो अभी पीछे मैकेनिज्म देखा। Nerve impulse from oxygen sensor indicating oxygen decrease, देखो एरोटिड बॉडी इसको सिग्नल दे रही है, ठीक है। एरोटा ये आर्ट से व्हाइट कलर से, ये आर, ये आर्टरी से यहाँ से सिग्नल। स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? फिर से पावर इशू है, देखते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? बेटा मैं कैप्सन में नहीं हूँ, घर पे हूँ, मैं नहीं जाती बेटा बाहर, बेटा भी है ना घर में। चलो अभी ध्यान से सुनो, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। अब फीडबैक मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन आता है, और एक याद रखना है तुम्हें टर्म, हेरिंग ब्रेयर रिफ्लेक्स, फीडबैक वाला है, ठीक है। और दोनों नर्व्स के आपस में कोऑर्डिनेशन से ही होगा। तो फ्रेनिक नर्व्स, डायफ्राम सिग्नल देखो, ले लो इनहिबिटरी इफेक्ट, क्योंकि हमें देखना है। तो फ्रेनिक नर्व से देखो यहाँ पे सिग्नल आया, ठीक है। और अभी मैंने बताया था वैगस नर्व सिग्नल लेके जाता है। तो फ्रेनिक नर्व से जो सिग्नल आ रहा है, डायफ्राम उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, एज अ रिजल्टेंट इनहेलेशन होगी, इनहेलेशन से ऑक्सीजन अंदर आया, ऑक्सीजन अंदर आया तो स्ट्रेच रिसेप्टर इन जो लंग्स के पल्मोनरी कैविटी में, मतलब यहाँ पे तुम लिख भी लेना पल्मोनरी कैविटी में, ठीक है। लंग्स तो ब्रॉडर हो गया ना, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो पल्मोनरी कैविटी के स्ट्रेच रिसेप्टर्स वर्क करेंगे, एंड स्ट्रेच रिसेप्टर मतलब लिमिट आपकी फुल हो चुकी है, वॉल्यूम कंप्लीट है, इसको सेंस करेगा वैगस नर्व, 10th cranial nerve, एंड वो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स करेगा, इनहिबिटरी सिग्नल देगा कि भाई बस फट जाना है लंग्स, ठीक है। तो इतना ही ब्रीदिंग की कैपेसिटी है आपकी, और ऐसे इसी को बोलते हैं हेरिंग ब्रेयर रिफ्लेक्स। क्लियर है? किसको गया ये? मेडुला को। ठीक है। और फिर क्या होगा? अब ये ऐसा तो है नहीं कि रुक के ही बैठे रहोगे, सांस जो लिए ऑक्सीजन वो तो डिफ्यूज हो गई, वो तो गई ब्लड में, वो पहुंच जाएगी टिश्यू के बाद। तो फिर से तो ये साइकिल आपको फिर से चलानी पड़ेगी, फिर से फ्रेनिक नर्व को सिग्नल जाएगा, फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को कांटेक्ट कराएगी, फिर से इनहेलेशन होगा, इनहेलेशन की बाउंड्री के लिए स्ट्रेच रिसेप्टर वर्क करेंगे, अब लिमिट खत्म, देन वेगस नर्व सिग्नल दे रही है। और ये सब बोलने में ऐसा लग रहा है, ये सब एकदम बहुत फास्ट चल रहा है, इवन आपको पता भी नहीं है। जब आप ब्रीथ कर रहे हो तो अनकॉन मतलब वो है ही नहीं, आपके कंट्रोल में है ही नहीं। सांस को तेज करना, कम करना, ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है। मतलब आप घबराए हुए आप तेज तेज सांस ले रहे हो, वो भी आप उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हो, बट ऐसे सोए सोए आप सांस ले रहे हो, चलते फिरते बात करते सांस ले रहे हो, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पूरे तरीके से वो ब्रेन के कंट्रोल में। क्लियर?
तो पॉन्स, मेडुला, अब फिर से एक इमेज से वही चीजें शो हो रही है। पॉजिटिव मतलब सिग्नल को लेके जाने वाला, इस सिग्नल के रिस्पॉन्स में जो फीडबैक आएगा उसको निगेटिव फीडबैक कहेंगे, ठीक है, जिससे ब्रीदिंग को रोकना है। मैंने पहले भी बोला था अगर पॉजिटिव और निगेटिव ब्रीदिंग के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं तो सांस को लेना आपको पॉजिटिवली ट्रीट करना है, एंड सांस को रोकना मतलब एक्सेल करना है, लिमिट बना रहे हैं कि अब सांस नहीं, ऑक्सीजन अंदर नहीं लेनी है, अमाउंट फुल है, तो दैट इज निगेटिव फीडबैक, ठीक है, उसी को आप बोल सकते हो कि फीडबैक इनिबिशन। तो पॉजिटिव इफेक्ट, हाँ ये देखो वर्ड बड़ा सही लिखा है, पॉजिटिव इफेक्ट स्टिमुलेशन एंड नेगेटिव इफेक्ट इज इनिबिशन, ठीक। तो पॉन्स और मेडुला को यहाँ पे देखो, पॉन्स से सिग्नल जा रहा है, मेडुला में ये कंट्रोल कर रहा है, क्लियर। मेडुला से पॉजिटिव सिग्नल्स गए हैं डायफ्राम पे, रिब्स पे, इंटरकोस्टल मसल्स, और सभी वर्क हो रहा है। अब फिर यहाँ से जब वेगस नर्व का सिग्नल जाएगा तो वो उसको निगेटिवली, पॉन्स पॉन्स वाला पोर्शन याद है ना कि इसको भी कंट्रोल करेगा, मेडुला के भी फंक्शन को, कि मतलब इंस्पिरेशन रेट हाई करना है, क्लियर, आपको ब्रीदिंग फास्ट लेनी है, उसमें पॉन्स इन्वॉल्व होगा। फिर एमबीबीएस में जब पढ़ोगे तो इसके डॉर्सल, वेंट्रल, यहाँ पे और टाइप्स आ जाएंगे, अभी नहीं पढ़ना है आपको, अभी बस इसको ध्यान में रखना है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऊपर के साइड में है पॉन्स में, एंड मेडुला में आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। टाइप्स आपको नहीं पढ़ना है, बस सेंटर की लोकेशन याद करो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे न्यूरॉन्स को फोकस कर सकते हो, ब्लू कलर से आपको दिखा रहा है इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स, मतलब जो इंस्पिरेशन के सिग्नल से डील कर रहा है, एंड मैरून कलर में आपको दिख रहा है एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स, जो आपके एक्सेलरेशन से कंट्रोल हो रहे हैं। और देखो एक चीज यहाँ पे, हाँ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमोटैक्सिक सेंटर में दिख रहा है दूसरा थर्ड ही कलर, जो बोथ इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स हैं, इसलिए इसको पूरा ही ये इनके कंट्रोल को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। मतलब जो ऑलरेडी चल रहा है उसको भी हाई और लो करना है, लिमिट बनानी है, बढ़ानी है, उन सब चीजों को कौन देख रहा है, पॉन्स देख रहा है। तो ऑब्वियसली पॉन्स के पास दोनों तरीके के न्यूरॉन्स, मिक्स टाइप के न्यूरॉन्स आएंगे, वो हो जाएंगे इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स। क्लियर है बच्चा? मेडुला में डिफरेंट डिफरेंट है वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ तक क्लियर, रेगुलेशन खत्म हो गया। अब डिसऑर्डर की बात कर लें, शॉर्ट में तो हो ही चुका था, थोड़ी बहुत बातें जो इम्पोर्टेंट होगी वो बता देते हैं। जब हम अस्थमा से रिलेटेड बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ मतलब इट्स अ कॉमन, इट्स अ क्रॉनिक, क्लियर, कॉमन भी है, आपको अपने सराउंडिंग में भी देखने को मिल जाएगी, और क्रॉनिक भी है, मतलब जिसको होता है फिर होता है, काफी टाइम से होता है, क्रॉनिक लंग्स डिजीज में आता है, और इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, क्लियर। एंड एक कॉन्सेप्ट है, मतलब जैसे अपन कोई चीज मैन वुमेन में डिवाइड करते हैं डेटा वाइज, तो उसमें देखते हैं जब डेटा एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि वुमेन्स टेंड्स टू हैव अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर अस्थमा देन कंपैरेटिवली टू मेन। नॉर्मल अस्थमा के ऑक्यूपेशनल वाली बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो उस ऑक्यूपेशन में डील करेगा उसमें हो सकता है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल ट्रिगर हुआ होगा, बट अस्थमा इज अस्थमा, वो तो होने के बाद ऑक्यूपेशन उसमें वर्क करेगा, लाइक कि मिक्स की तरह। अदर रिस्क फैक्टर में ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, पुअर एडरेंस टू ट्रीटमेंट, अगर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहा है तो ऑब्वियसली वो बढ़ता जाएगा। कॉमोर्बिड हेल्थ कंडीशंस लाइक साइनोस्टिस, नेजल पॉलिप्स और क्रोनिक लंग्स डिजीज, मैंने तुम्हें बताया था कि सीओपीडी कंबाइंड में भी अस्थमा एक पार्ट में रोल कर सकता है, तो देयर इज चांसेस कि अस्थमा के साथ साथ और भी डिजीज उसको हो, पर्टिकुलर पर्सन को। क्या क्या ट्रिगर करता है दैट इज इम्पोर्टेंट, आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें तुम्हें पॉलन याद रखना है, ये प्लांट से रिलेटेड है, और ये जिम्नोस्पर्म का भी क्वेश्चन है। चलो बता सकते हो कौन सी बात कर रही हूँ मैं, कहाँ पे पढ़ाया है तुम्हें, और इसका नाम क्या दिया था? जो अस्थमिक टूर ट्रिप पे जाते हैं तो वहां पे टूरिस्ट को चेक भी करना पड़ता है कि हाँ इस तरीके की आपको कहीं एलर्जी तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है, देन उस एरिया में वो अलाउड नहीं होता है।
कौन से पॉलन ग्रेन होते हैं और उनको क्या बोलते हैं। उन पॉलन ग्रेन की कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे उनको एक अलग सा नाम देते हैं। याद आए तो बताओ फटाफट, नहीं आ रहा है तो नो लिखो ताकि हम बताएं और आगे बढ़े। तो डस्ट माइट्स, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनके, पेट डेंडर, पेट के जो बाल बाल निकलते हैं थोड़े बहुत, मतलब कोई भी उनसे डैंड्रफ से रिलेटेड समझो कि कुछ उनका जो रिलीज हो रहा है, स्किन से गिर रहा है टुकड़े, मतलब कुछ भी ड्राई पार्ट जो उनसे रिलीज हो रहा है वो भी डस्टी हो सकता है, वो अस्थमेटिक ट्रिगर कर सकते हैं। मोल्ड्स मतलब फंगल ग्रोथ, उससे ट्रिगर हो सकता है। हाँ, वो विंड से उड़ जाते हैं पॉलन। गोल्डन डस्ट याद आ रहा है? अब याद आया गोल्डन डस्ट सुन के? अस्थमा तो ठीक है बेटा। गोल्डन डस्ट याद आया कुछ? व्हाट इज गोल्डन डस्ट? चलो अब इतना तो तुम ही बताओगे, भले ही होमवर्क में ले लो, कि किसको गोल्डन डस्ट कहते हैं। किसे कहते हैं, कौन से फॉरेस्ट में है, और किस प्लांट का है। फिर तो पॉलन हो गए, मोड्स फंगल। पॉल्यूशन, ऑब्वियसली पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेंट भी ट्रिगर्स कर सकते हैं, केमिकल्स भी ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे आप स्प्रे कर रहे हो फ्रेग्रेंस परफ्यूम वगैरह, उससे भी ट्रिगर हो सकता है। स्ट्रेस से भी अस्थमेटिक अटैक आते हैं। ब्रीदिंग इन कोल्ड, ड्राई एयर, कॉन्ट्रेक्टिक और रेस्पिरेटरी वायरसेस, ये आपको क्या हो गया कि आपको फ्लू वगैरह, अस्थमा भी है और फ्लू भी हो गया, तो उस टाइम भी क्या होता है कि एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ब्लॉकेज है ही, नेजल यहाँ आपके कंडक्टरी पार्ट से ही ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा तो हेजी हेजी सबको फील होता है, तो वो भी ट्रिगर करता है। क्लियर है? तो अस्थमा से रिलेटेड थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन आप ये नोट डाउन कर लेना। और जापानीज प्लांट नहीं, इंडिया में भी है वो प्लांट। नहीं, गूगल मत करो, जो पढ़ाया है वो बताओ। ठीक है, फिर मैंने एयरवे दिखाया था ये इमेज, कि नॉर्मल ट्रैकियल एयरवे दिख रहा है, तो वो इस तरीके से लेयर्स है, म्यूकस का डिपोजिशन तुम्हें दिख रहा है, स्मूथ मसल्स हैं, क्योंकि इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, ये अपने कंट्रोल में तो है नहीं, यहाँ पे मूवमेंट स्मूथ मसल्स होंगी। तो नॉर्मल में हमें थोड़ा सा डायमीटर बढ़िया वाला दिख रहा है, आराम से एयर पास कर पा रही है, स्मूथ मसल्स ऊपर की साइड आपको दिखाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है प्रॉपर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुई होंगी देन रिलैक्स हुई है, तो एक आपको वेवी सा अपीयरेंस दिख रहा है, लेकिन हाँ स्पेस है, बीच में डायमीटर बढ़िया। ठीक है, अस्थमेटिक एयरवे में दिख रहा है कि और थोड़ा कंटेजियस हो, थोड़ा सा मतलब श्रिंक कर गया है। क्यों श्रिंक रह गया है? क्योंकि जो म्यूकस में, सॉरी, जो म्यूकस सिक्रीशन भी इसमें रोल आपका कंबाइंड में आ जाएगा। अभी सिर्फ अगर प्योर अस्थमा की बात कर रहे हैं तो स्मूथ मसल्स इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और कॉन्ट्रेक्शन थोड़ा उनका बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन थोड़े कम अमाउंट में कर रही है, एंड इंटरनल हो सकता है कि म्यूकस का डिपोजिशन भी हो। तो वॉट एवर, बोथ रीजन भी हो सकते हैं, सिंगल रीजन भी हो सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि एयर वे जो है वो ड्यू टू द, और प्रायोरिटी इसमें आपको देनी है स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन को। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रेक्टेड रह जाएंगे और उस केस में डायमीटर कम हो जाएगा, पाथवे जो कंडक्टिंग पाथवे आपका पूरा बन रहा है एल्वोलाई तक, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी आ रहा है वहां पे भी हो सकता है, ऑल एवरीवेयर वहां पे मसल्स प्रेजेंट है, लेकिन कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है उनका, रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, तो एज ए रिजल्टेंट कोई चीज आपने दबाई और वो दबी रह गई है, तो रिजल्टेंट आपको जो पैसेज है वो नैरो होता हुआ दिख रहा है। नैरो तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब अटैक की कंडीशन आएगी तो ये और नैरो नैरो है, और इसमें आपको देखो यहाँ पे ये म्यूकस का भी डिपोजिशन दिख रहा है। तो अब एक तो पैसेज नैरो है, दूसरा म्यूकस भी डिपॉजिट हो गया, तो अब तो बहुत ही कम स्पेस बचा जहां से एयर ट्रांसफर हो रही होगी। क्लियर, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट हो रही होगी, ट्रांसफर नहीं कह सकते, ट्रांसपोर्ट हो रही होगी। तो अब भाई इस केस में अटैक आता है, उनको ब्रीदिंग लेने में बहुत इशू होती है, और इसी का इस टाइम देखो तुम टाइटेंड स्मूथ मसल्स दिखेंगे जब आपको अटैक, पेशेंट जो भी रहेगा वो अटैकिंग उसमें रहेगा। क्लियर, एयर ट्रैप्ड इन एल्वोलाई, और चीज आ ही नहीं पा रही, और एयर जो उसको चाहिए वो उसको मिल ही नहीं रहा, और साथ साथ में अगर एल्वोलाई का भी इंफेक्शन है कोई, और एल्वोलाई की मेम्ब्रेन है वहां पे फ्लू, निमोनिया टाइप की कंडीशन आ गई है, फ्लूइड भी डिपोजिशन है,
तो ये और भी एकदम सीवियर हो जाता है और बहुत ही जल्दी फिर ये डेथ कॉज कर देता है। ठीक है, बट नॉर्मल केस में जो अस्थमेटिक होते हैं वो क्या कहते हैं, जो इस तरीके का जो मस्कुलर स्पाज्म टाइप का जो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की हुई है और रिलैक्स नहीं हो रही हैं, उसी के फीडबैक, उसी का निगेटिव इम्पैक्ट करता है जो वो इनहेलर में उनके जो मेडिसिन होती है वो इन्हीं स्मूथ मसल्स की डायलिसिस करते हैं, डायलाइज करते हैं, मतलब फैला देते हैं। ठीक है, तो रिलैक्स कर देते हैं, रिलैक्स करते ही थोड़ी देर में ही, देखते हो मूवी वगैरह में सीन देखे होंगे कि इनहेल यूज करते ही वो रिलैक्स हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे मतलब रिलैक्स होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत फास्ट एक्शन चाहिए, वो ब्रीदिंग सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, अभी स्प्रे किया और 1 घंटे बाद असर होगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर तो वहां पे पहुंचनी ही है और उसको एक्सचेंज होना ही है। और ये सब इम्पैक्ट है अगर मतलब इसका इम्पैक्ट कई चीजों से हो सकता है। हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिक है कोई पर्सन, तो भी ब्रीदिंग के इश्यू हो सकते हैं। निमोनिया है तो भी ब्रीदिंग का इश्यू हो सकता है। अस्थमा है तो भी ब्रीदिंग का इश्यू हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको जो प्रायोरिटी देनी है, म्यूकस सिक्रीशन से भी पहले आपको प्रायोरिटी देनी है स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पे। एम्फीजेमा, एम्फीजेमा में आपको प्रायोरिटी देनी है एल्वोलाई की मेम्ब्रेन डैमेज का, इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वोलर मेम्ब्रेन। क्लियर? एंड वहां पे डिपोजिशन होने से, वहां पे डिपोजिशन हो रहा है। एक तो जो अगर स्मोकिंग वाला केस ले रहे हो तो जो सिगरेट से जो वहां पे स्मोक जा रहा है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होता है और इट इज अगेन अ क्रोनिक डिसऑर्डर, क्योंकि एक टाइम लगेगा इसको होने में। तो जिसको भी टाइम लगता है दैट इज क्रोनिक। Emphysema is a chronic disorder in which alveolar wall are damaged, due to which respiratory surface is decreased. Clear? One of the major cause of this is cigarette smoking, और ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है। एल्वोलाई को लार्ज करके देखो तो नॉर्मल एल्वोलाई ये ऐसे बेटा, तो इसके पास इतना सारा सरफेस है। अब ये श्रिंक कर रही है, डैमेज हो चुकी है, तो कितना फंक्शनल बचा है, कितना इन्फ्लेमेशन है, कितना डैमेज है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, कहाँ डिपॉजिट है। दैट इज लाइक कि जब तुमने देखा था ना जाइलम में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में टाइलोसिस बन जाए, ठीक है, सेल पे सुबरीन डिपोजिशन हो जाए, तो उस केस में आप उस जगह से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जहां जहां डिपोजिशन हो जाएगा तो वो सरफेस एरिया उसका ब्लॉक हो जाएगा और एज अ रिजल्टेड कंप्लीट एक सरफेस एरिया ब्लॉक करेगा तो ब्रीदिंग में इश्यू करता है। मतलब कंप्लीट ब्लॉक नहीं, लेकिन जब वो मेजर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक स्मोक लेने से हो गया, तो एक टाइम तक ये टॉलरेट भी हो रहा है, डैमेज हो रहा है लेकिन काम चल रहा है, लेकिन एक लिमिट जैसे ही क्रॉस होगी उसके बाद उसका इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। ब्रीदिंग इश्यू होती है, फास्ट ब्रीदिंग करते हैं लोग। तो एल्वोलाई विद एम्फिजेमा एंड नॉर्मल एल्वोलाई। ओके, अब ये एक स्टेप बाय स्टेप। हेल्दी एल्वोलाई, हार्मफुल पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन एल्वोलाई, दिख रहा है ये पार्टिकल्स यहाँ पे ट्रैप्ड होने लगे। क्लियर? इसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम भी तो सेंस कर रहा है ना भाई। तुमने कोई ऐसी चीज ली है जो हमें अलाउ नहीं कर रहा है बॉडी, लेकिन तुम लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी बॉडी में खुद ही ट्रेंड करके कमांडो भी बैठे हुए हैं वहां, वो लड़ाई लड़ेंगे ही, वो तो अपने ट्रेनिंग के लिए एकदम ईमानदार बैठे हुए हैं। ठीक है, तो तुम ऐसा कोई पार्टिकल तुम्हारे बॉडी के अंदर गया है तो उससे लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो तुम्हें तुम्हारे मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन का ही जहां पे लड़ाई होगी वो चीज इन्फ्लेमेट कर जाएगा, डैमेज होगा। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्फ्लेमेटरी, पहले तो पार्टिकल का डिपोजिशन होगा, देन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से ही धीरे 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 क्या होगा कि हमारा खुद का ही इम्यून सिस्टम और पार्टिकल ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ बेटा, जैसे किसी जमीन पे बाहुबली की सेना लड़ रही है और कोई जो दूसरी सेना थी वो सेना लड़ गई, तो बेटा ये तो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मर ही रहे हैं। इस जमीन की भी तो ऐसी की तैसी हो रही है ना, इस पे घोड़े दौड़ रहे हैं, इस पे हाथी दौड़ रहे हैं, इस पे जो भी सेना के लोग हैं वो दौड़ रहे हैं, तो ये भी तो डैमेज हो रहा है इसका सरफेस। सेम वे में आपका भले ही इम्यून सिस्टम लड़ रहा है और इन्फेक्टरी एजेंट की लड़ाई चल रही है और आप जीत भी जाओ, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो आपने अपनी वॉल को, अपनी मेम्ब्रेन को, अपनी चीजों को, जो लेयर है वो वहां पे इम्यून सिस्टम ने ही खुद के चीजों को डैमेज कर दिया। और ये एक दिन तो लड़ लिया, 2 दिन लड़ लिया, 3 दिन लड़ लिया, भैया सालों साल स्मोक आ ही रहा है तो वो कहाँ से लड़ता रहेगा। देन इट रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन।
क्लियर? तो लार्ज एयर कैविटी लाइन विद कार्बन डिपॉजिट फॉर्म्ड एंड धीरे धीरे अब जहां जहां डिपॉजिट है वहां वहां से आपका डिफ्यूजन ट्रांसडक्शन रुक जाएगा, तो लंग्स के फंक्शनल एरिया धीरे धीरे कम होते जाते हैं और ये चलता ही रहेगा, तो फिर ये भी आगे जाके कैंसर में चेंज हो जाता है। लीवर कहाँ से आ गया बीच में? हम पढ़ा रहे हैं लंग्स, तुम क्वेश्चन कर रहे हो लीवर का, ठीक है? फिर ये एम्फिजेमा लंग्स दिख रहा है। सीओपीडी जब आप मिक्स वाला देख रहे हो तो ये म्यूकस वाला भी पार्ट याद रखना है। एम्फिजेमा से सैक जो है वो कोलैप्स्ड हो गया, मतलब साइज उनका छोटा हो गया है, क्योंकि सरफेस एरिया फंक्शनल सरफेस एरिया से अपने को मतलब रखना है। और आपने हमेशा ध्यान में रखो कि प्राइमरी एक्सचेंज तुम्हारी एनसीईआरटी में ही दिया है, प्राइमरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय एल्वोलाई। क्लियर? तो बाकी सारे आपके जो भी जहाँ पे ट्रांसफर, जहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस से, वो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी में आएंगे। तो एल्वोलाई अगर डैमेज हो रही है मतलब ये प्राइमरी इंपैक्ट करेगा बेटा। ब्रोंकाइटिस सिंपल मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, किसी भी ट्रैकियल सिस्टम के पोर्शन का ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। क्या कह रहे हो अब बोलो। मैम इफ लिवर इज कट 75% देन कैन इट ग्रो 100%? लंग्स के लिए बोल रहे हो, लिवर के लिए बोल रहे हो तो ठीक है, करेक्ट है, लिवर रिजनरेट होता है। लंग्स पे ऐसी कोई खासियत नहीं है कि वो कट हो जाएगा तो रिजनरेट हो जाएगा। कट होने से अगर रीजनरेट होता है तो बेटा अभी इतने लोग जो जिनकी डेथ हो रही है ना उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लंग्स ही काट दिया जाता है उनका, उनको वेंटिलेटर पे रख के उनको टाइम दिया जा रहा है कि उनके लंग्स हील हो जाएं और वो वेंटिलेटर पे तब तक एक आर्टिफिशियल लंग्स से उनका सर्वाइवल मेंटेन रहे। तो लंग्स रीजनरेट नहीं करते हैं, हाँ वो डिफरेंट फिनोमिना है कि सेल रिपेयर होती है। सेल रिपेयर होना इज डिफरेंट फिनोमिना एंड ऑर्गन रीजनरेट होना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? लिवर के केस में करेक्ट है, लिवर रीजनरेट हो सकता है। चलो अब ये हेल्दी लंग्स और लंग्स विद सीओपीडी का कंपैरिजन है। ब्रोंकियल ट्यूब्स आर क्लियर एंड इन्फ्लेमेशन फ्री, एल्वोलाई एक्सपेंड एंड कोलैप्स विद ईच ब्रेथ। ठीक है, एक्सपेंड करेगा तो एयर अंदर आएगी, एक्सेल होगा तो कोलैप्स करेगा, मतलब वो नॉर्मल कोलैप्स के साइज कम ज्यादा होने की बात कर रहे हैं। और यहीं से स्टार्ट होगा और पूरा पूरा करते करते पूरी पल्मोनरी का वॉल्यूम, कैविटी का वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है। तो हर चीज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तो आपकी छोटी सी होती है और उससे भी बढ़ते हो। ऑक्सीजन मूव्स थ्रू द एयर सैक वॉज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इनटू द एयर सैक्स टू बी एक्सेल। तो आपको पता है पूरा जो आपका प्रोसेस चल रहा है उसमें इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क करेगा। क्लियर? यहाँ पे क्या है, अब क्योंकि इनको भैया सीओपीडी वाला लंग्स है तो यहाँ पे डिस्टरबेंस आएगा। इन डिस्टरबेंस में क्या है, इन डिस्टरबेंस में आ रहा है कि एल्वोलाई जो है, एल्वोलाई वाला पोर्शन जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इलास्टिसिटी उसकी कम हो रही है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, उसका कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन जो ये लिखा है ना एक्सपेंड और कोलैप्स, ये भी कम हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो रही है, मेकिंग इट हार्ड टू एक्सेल, एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द लंग्स, ब्रोंकियल ट्यूब्स बिकम इन्फ्लेम्ड एंड नैरो, ब्रोंकियल ट्यूब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, नैरोइंग होती रहेगी, ये देखो बीच का एरिया कम होता जा रहा है, इन्फ्लेम्ड, तो बीच वाला जो डार्क ब्राउन है वो उतना ही पोर्शन अब बच रहा है जिससे गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है। थिक म्यूकस फॉर्म्स कॉजिंग अ क्रोनिक कर्व, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस तुम लोग सुने होंगे, टीबी, उसमें भी लॉन्ग टर्म तक पूरा चलता है। अब उसके तो खैर इलाज आ चुके हैं। टीबी भी एक टाइम में बहुत डेथ होती थी, अभी भी होती है टीबी से लोगों की डेथ। खैर अभी तो डेटा ही सब पे लड़ गया है, जैसे लग रहा है किसी और बीमारी से डेथ ही नहीं हो रही, चारों तरफ सिर्फ कोरोना का ही डेटा आता है। ऑक्यूपेशनल डेफिनेशन समझ में आ गई थी, कुछ टर्म्स हैं उनको अब ध्यान से देखो, यहाँ वाली चीजें जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, या मॉड्यूल में देखना दिया होगा तो मत लिखना, बस मार्क कर लेना, एक एक बार पढ़ के जाना है बेटा ये सब एग्जाम में। हो सकता है मैच द कॉलम में या कहीं ये ऐसा हार्ड पॉइंट बन के आ जाए जो आपको पता होता है तो काम बन जाता है, ऐसी चीज हो जाएगी। कभी कभी होता है ना, एक मैच द कॉलम से आपके चारों सॉल्व हो जाते हैं, एक करेक्ट है उस पर आपको कॉन्फिडेंस है और वो एक ही ऑप्शन में,
तो आपको मैच द कॉलम सॉल्व करने में सेकंड लगता है, बस 20 सेकंड और प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, और ये कब हो सकता है, जब आपको कोई टफ वाला पोर्शन पता हो। लास्ट ईयर वाला तो एकदम हलवा पेपर आया था, उसमें मैच द कॉलम बस एक एक से ही सॉल्व हो रहा था, और वो भी इजी इजी क्वेश्चन थे। तो एस्बेस्टोसिस, इनहेलेशन ऑफ फाइब्रस मिनरल्स ऑफ एस्बेस्टोस। क्लियर, एस्बेस्टोस इज एक तरीके से समझ लो, एग्जैक्टली रुको मेरे को भी देखना पड़ेगा ठीक है, एक तरीके का वो पूरा कंपोजिशन टाइप का है, किससे रिलेटेड है एक बार मेरे को देखती हूँ। ठीक है, नेचुरल मिनरल्स हैं, मतलब मिनरल्स का पूरा कलेक्शन हो गया, लेकिन उनका एक्सेस हो रहा है। ठीक है, और एक्सेस इनहेलेशन हो रहा है, और उसके बाद वो फाइब्रस डिपोजिशन हो गया। ठीक है, एक्सेस इनहेलेशन, और मे बी आप नेचुरल मिनरल्स है लेकिन ह्यूमन का यूज का नहीं है, और वो इनहेल कर रहा है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, उसके लिए टॉक्सिक है। तो ऐसे मिनरल्स को बोलेंगे एबेस्टोस, कलेक्शन को उसको, एंड उसमें से जो डिजीज कॉज होगी, जो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर होगा, उसको बोलेंगे एबेस्टोसिस। क्लियर है? फिर इसके भी टाइप्स हैं। फाइब्रस सिलिकेट मटेरियल, सिलिका से रिलेटेड है, चलो क्रिस्टल है, सिलिका है, कार्सिनोजन है, तो ऑब्वियसली ये फिर कैंसर कॉज कर देगा। चलो ज्यादा नहीं देखना, अपने को बस नाम याद रखना है। बॉक्साइट फाइब्रोसिस, बॉक्साइट से रिलेटेड होगा। एक्सपोजर टू बॉक्साइट फ्यूम्स, उसके धुएं से, एक्सपोजर से, फिर वो इनहेल होगा, तो वहां पे ये कॉजेस करे। कंटेन एल्यूमिनियम एंड सिलिका, ठीक है, सिलिका इसमें भी है, और भी अदर मिनरल्स हो सकते हैं। बेरिलियोसिस, एक्सपोजर टू बेरिलियम। साइडोरोसिस, by deposition of iron in the tissue. Basinosis, brown lung disease caused by exposure to cotton dust. Cotton dust से in inadequately ventilated working environment. Silicosidrosis, सिलिका होगा इसमें, सिलिका एंड आयरन। तो जस्ट नाम लिखना और कंपाउंड लिखना, बाकी पूरा पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से तुम्हें एक डिजीज का पूरा सेट दिया हुआ है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है बेटा, एंथ्रेक्स इज इम्पोर्टेंट। ब्रुसेला बैक्टीरिया, ब्रुसेलोसिस इज इम्पोर्टेंट, बाकी सब ठीक है। ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस, एलर्जी तो किसी से भी हो सकती है बेटा, एलर्जी बहुत वेरी करती है, उसका बहुत अलग ही केस है। एलर्जन इज एक्चुअली इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स है। ये पर्सन टू पर्सन बहुत रेंज होता है, एलर्जी टेस्ट का भी बहुत अलग अलग रेंज होता है। ब्लैक लंग डिजीज, लंग्स वायरल, ठीक है। तो ये डिजीज के थोड़े से एक बार नाम लिख लेना और समझ लेना, समझ लेना इन द सेंस, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना, बस सुना सुना है, आए ऑप्शन में, और आपको ये पता रहना चाहिए ये कि रेस्पिरेटरी डिजीज है, और ऑब्वियसली डिजीज है तो मोस्ट ऑफ द चांस ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ही सारी डिजीज है, एलआरटी। ठीक है, जो ज्यादा सीवियर होता है वो एलआरटी है, जो सर्दी जुकाम होता है वो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक है। ठीक है, और इसमें से एम्फिजेमा वगैरह कोई भी आगे बढ़ता है तो वो जाके लंग्स कैंसर कॉज कर देगा। और कैंसर भी आपको पता है, कैंसर इज क्रॉनिक, ये भी बहुत टाइम के बाद होता है। तो कार्सिनोजेन, जैसे अभी यहाँ पे आपको मुझे उसमें दिखा, गूगल करने से एबस्टोस कार्सिनोजेन में आया, तो ऑब्वियसली ये कैंसर कॉज कर सकता है। क्लियर है, ये तो हो गया आपका खत्म। एक कुछ पॉइंट और नोट करोगे आप, एपनिया, हाइपोक्सिया जैसे अभी आया था ना उस तरीके से। तो एपनिया इज द टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेते लेते आपको कोई कुछ तो हुआ और आप सांस नहीं ले पा रहे, मरना नहीं है, ठीक है, इस केस में इंसान मरेगा नहीं, बट टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग हुआ, उस केस को बोलेंगे एपनिया। क्लियर, एपनिया टाइम, ब्रीथ होल्डिंग टाइम 40 to 60 सेकेंड। लाउड स्नोरिंग इज रिलेटेड विद स्लीप एपनिया, और एपनिया ही रीजन है, जो लोग खर्राटे मारते हैं ना, स्नोरिंग करते हैं, उनका रीजन क्या है, वो सोते सोते
सोते सोते क्या होता है कि ब्रीदिंग थोड़ी देर के लिए अरेस्ट हो जाती है, तो अरेस्ट हुई, अरेस्ट, ये अरेस्ट होना वैसा नहीं कि ब्रीदिंग रुक जाएगी, तो वो खर्राटे में कन्वर्ट हो जाती है एंड दैट्स व्हाई वो लाउड स्नोरिंग करते हैं। तो स्लीप एपनिया इज रिलेटेड टू लाउड स्नोरिंग, स्नोरिंग लिख लीजिए, ठीक है, समझो उसको, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्लियर, ब्रीदिंग अरेस्ट है उनका। हाइपोक्सिया, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, हाइपो मीन्स लो, क्लियर, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन से रिड्यूस्ड ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन अभी आया होगा तुम लोग को कि हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन कम है, तो जब वहां से ब्लड क्रॉस कर रहा है, इसको समझना ऐसे है कि ऑक्सीजन कम है, तो लंग्स के एल्वेलाई के पास से जब ब्लड क्रॉस कर रहा है, ब्लड कैपिलरी क्रॉस कर रही है और उसमें ब्लड क्रॉस कर रहा है, तो जितनी नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन होगी वो उतने, मतलब यहाँ से क्रॉस करते वक्त ज्यादा ऑक्सीजन की ट्रैप करने के चांसेस हैं, तो नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाती है ताकि जो भी लो अमाउंट में वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उतना वहां पे ट्रैप हो जाए, ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहे, तो वो लो सप्लाई भी आ रही है तो भी उसको ट्रैप कर ले और ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन है। तो बेसिकली दैट इज एन एक्लेमेटाइजेशन, इसको भी हम इन्वायरमेंटल में या कहीं पे पोर्शन में कवर करेंगे, हाई एल्टीट्यूड की बात आएगी तब। तो उस केस में क्या है कि वहां पे रहते 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 उनको एक एडॉप्टेशन हो जाती है कि उनके एचबी काउंट हम लोगों से नॉर्मल जो लैंड एरिया में रहते हैं यहाँ से हाई होती है, पहाड़ी एरिया के लोग को, और मैं तो नैनीताल में रही हूँ तो मैंने इस चीज को देखा भी है, लोगों में होती है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं। जैसे तुमने कभी थापा वर्ड सुना हो, थापा, ठीक है, मैं तो उसमें थी मेडिकल, क्या बोलते हैं, अरे ड्रग इंडस्ट्री में थी ना, वहां पे दवा बनती थी, तो जो भी कंटेनर वगैरह आते थे ना, इतनी इजीली वो लोग उठा के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर देते थे, या लाइक उनको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पावर होता है। हाइपर कैपनिया, तो ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना, हाई एल्टीट्यूड वाला, हाइपर कैपनिया इंक्रीज CO2 इन ब्लड, हाइपोकैपनिया डिक्रीज, हाइपो मीन्स डिक्रीज, हाइपर मीन्स हाई, कैपनिया मीन्स CO2, high CO2 in blood increase is hypercapnia, low hypocapnia, and then asphyxia, combination of hypoxia and hypercapnia, बड़ा डैमेज कंडीशन है, देखो, हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन हो गया, हाइपरकैप्निया मतलब हाई CO2 हो गया। अब ये तो तुम्हारा ब्रीदिंग सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा था और ये डिजीज वाली ही कंडीशन हो जाए, ठीक है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर पासेस, एयर पासेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली अंदर से तो अंदर CO2 प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, कम जा रही है या नहीं जा पा रही है, तो उस केस में क्या कंडीशन होगी बॉडी की, हाइपोक्सिया हो गया। और CO2 तो अंदर ही फॉर्म हो रहा था बेटा, CO2 तो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको तो हम इन्वायरमेंट से ले नहीं रहे हैं, तो वो तो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन चल ही रहा है, सेल जिंदा है, सेलुलर रेस्पिरेशन चल ही रहा है, तो CO2 का फॉर्मेशन बढ़ रहा है, तो हाइपर कैप्निया कंडीशन हो गई, एंड कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोक्सिया एंड हाइपर कैप्निया इज नोन एज एस्फेक्सिया। क्लियर है, यहाँ पे हो गया है अपना कंटेंट एंड, और टाइम कितना हो गया, यहाँ तक क्लियर है बेटा, सबको अच्छे से समझ में आया? वेरी गुड। अब एक काम करना, अभी आज MCQs टेस्ट वाले नहीं डिस्कस करते हैं, करती हूँ मैं उसको, एक दो दिन में प्लान करते हैं अपन, किसी दिन सुबह क्लास हो जाएगी जब अपनी, तो शाम के टाइम ले लेंगे उसको, ठीक है। अब दो तीन चीजें ध्यान रखो, चैप्टर हो गया है एंड, आज जो एलन का PDF सेंड किया है, एलन PDF, उस पे लग जाओ भैया अपने अपने स्वेच्छा अनुसार, आज जैसे एक्सरसाइज 1 दे दिया है, फिर कल एक्सरसाइज 2 कर लेना, फिर एक बार बैठ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में रहते हैं शायद, तो उसको कर लेना, फिर एक्सरसाइज 3 कर लेना, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, PYQs एंड NCERT बेस्ड, ये सभी अच्छे से सॉल्व कर लेना, अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों, सॉल्व करके मेरे को बोल देना मैम एकदम पैक हो गया, ब्रीदिंग सिस्टम से तो कोई इशू ही नहीं है, और जिसका मैसेज
आ जाएगा जितनी जल्दी। आई विल ट्रस्ट कि वो बच्चे ने सच में कंप्लीट कर लिया है। तो अच्छे से कंप्लीट करो इसको। मैं तो लिख दूंगी कल ये होमवर्क है। आज ये दिया है, कल ये दे देंगे। एलम का आ भी चुका है सॉल्व करके, तो तुम लोग भी उसको जरा जो भी टाइम बीच में मिल रहा था उसमें सॉल्व कर लेना। ठीक है, जब भी फ्री हो बैठो सॉल्व कर लो। जरूरी नहीं है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन आपको वन बाय वन पढ़ के करने हैं। तो देखो, लिखो, कहीं पे जो डाउट है तुम्हें ऑप्शंस लगते हैं कि एक से दो होगा, ग्राफिकल क्वेश्चन में कुछ डाउट है, तुम सारे क्वेश्चंस को मार्क करके भेजो, फिर एक क्लास अपन उस पे कर लेंगे। एक चीज तो ये हो गई ब्रीदिंग से रिलेटेड, ये हो गया एक पोर्शन। अब आज जिसको जितना टाइम देना है इस पे दे लेगा। प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री रेगुलर चलना चाहिए। बायो से टाइम थोड़ा सा कम करोगे चल जाएगा मुझे, बट कंटेंट कवर करके ही बायो छोड़ना। बायो का कंटेंट जल्दी कवर हो जाएगा, कवर करके ही बंद किया करो। दूसरी चीज, कल से स्टार्ट करेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फ्लूड। फ्लूड में आएगा आपका ब्लड और लिम्फ दोनों। खैर वो क्या आएगा कैसे आएगा कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम ले लेंगे। आपको करना क्या है कि कल के लेक्चर के पहले एनिमल किंगडम से सर्कुलेटरी सिस्टम रिवाइज करना है। एनिमल किंगडम से यू हैव टू रिवाइज द सर्कुलेटरी सिस्टम। किसी को कोई इशू? ये हार्डली अगेन आपका अगर पूरा अच्छे से नोट्स बना हुआ है तो आप इसको कर लोगे, आधे घंटे 45 मिनट में ये कवर हो जाएगा। और ये अगर आज नहीं भी होता है तो कल तक इसके लिए टाइम है। कल हम इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर ले लेंगे, तो कल तक आप इसको कर लीजिए, क्योंकि अपना एग्जैक्ट जो चैप्टर है वो कल समरी वाला रहता है। आपको पता है फर्स्ट लेक्चर हमेशा इंट्रोडक्टरी पूरे चैप्टर की समरी रहेगी, और उसके बाद हम लोग उसमें डिटेल में जाएंगे। तो प्रेफर करना कि आज ये एनिमल किंगडम से रिवाइज कर लेना कि हायरार्की कैसे है, कैसे कैसे डेवलप हुआ है, और अपने हार्ट तक पहुंच जाना। हम तो पढ़ाएंगे ही, मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है, हम तो दोबारा सब चीज पढ़ा देंगे, लेकिन 4 चैम्बर हार्ट के पहले 3 चैम्बर की क्या कंडीशन थी, 2 चैम्बर की कंडीशन क्या थी, वो सब अच्छे से पढ़ लेना, एक रिकॉल कर लेना। ठीक है, डाउट्स वगैरह सभी भेज देना अपने। फिर सबके डाउट्स देख के एक लेक्चर प्लान कर लेंगे, पीपीटी पे क्वेश्चन रख लेंगे और वो सब डिस्कस कर लेंगे। चलो बाय बेटा, पढ़ो लिखो अच्छे से रहो। बाय बच्चों, बाय बाय।